नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री ने की मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक। टीम इंडिया की तरह काम करने को लेकर प्रधानमंत्री ने जताया विश्वास। ऊर्जा सुरक्षा और नागरिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन। भारत को वैश्विक विमानन केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए साबित होगा गेम चेंजर। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में की 20% की वृद्धि। कोटा बढ़कर हुआ 70%। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी किया पत्र, लिखा श्रम प्रधान उद्योगों को दी जाएगी प्राथमिकता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर। कोलकाता में टीएमसी सरकार के खिलाफ जारी करेंगे चार्जशीट। ईरान अमेरिका संघर्ष पर मार्को रूबियो का बयान, कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा अमेरिकी सैन्य अभियान। सऊदी अरब में एक बेस पर ईरानी हमले में अमेरिका के 12 सैनिक घायल। और आज से शुरू होगा इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का रोमांच। पहले मुकाबले में बेंगलुरु में मौजूदा चैंपियन आरसीबी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद की चुनौती। सभी समाचार विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ तैयारियों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि टीम इंडिया की तरह काम करते हुए देश इन परिस्थितियों से भी बाहर आएगा। प्रधानमंत्री ने आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने के साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए सप्लाई चेन बनाए रखने पर भी जोर दिया। वहीं कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने आग्रह किया। कृषि क्षेत्र के लिए जरूरी उर्वरक वितरण के लिए प्लानिंग करने पर भी प्रधानमंत्री ने खासा जोर दिया। इसके साथ साथ सीमावर्ती राज्यों और तटीय इलाके वाले राज्यों को बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर विशेष ध्यान देने की बात कही। अफवाहों, भ्रामक खबरों को रोकने और सही सूचनाओं को प्रसारित करने पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों को मुख्यमंत्रियों द्वारा सराहा गया। पेट्रोल डीजल पर सीमा शुल्क हटाए जाने और एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाने के प्रयासों की भी उन्होंने प्रशंसा की। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है और इसका कृषि, उद्योग, लॉजिस्टिक्स और रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर व्यापक असर पड़ेगा। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे और ये राज्य के $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की रफ्तार को तेज करने में अहम भूमिका निभाएगा। किसी भी क्षेत्र में एयरपोर्ट के आने से परिवर्तन का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो चारों दिशाओं को लाभ पहुंचाता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बनने को तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 4.5 साल पहले किया था और अब इसके प्रथम चरण को राष्ट्र को समर्पित करने की बारी भी उन्हीं की है। हवाई अड्डे को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया गया है। यह न केवल दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का बोझ कम करेगा, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों में बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में किसी भी घर में बेरोजगारी होगी। निवेशकों का एक विश्वास जमा है और आज
हम देखते हैं कि जब कोरोना के 2 काल आए उस वक्त भी जेवर निवेशकों की इसलिए पसंद था क्योंकि यहाँ कानून व्यवस्था कायम थी, यहाँ किसानों का सहयोग रहा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, इसीलिए आज हम उस मुकाम को हासिल कर पाए। अच्छा दिख रही है, हमें तो इन्वेस्टमेंट अच्छा दिख रहा है, हमें तो बढ़िया लग रहा है साहब। एयरपोर्ट है तो बहुत बढ़िया देख रहे हैं। एयरपोर्ट के आने से सर एक फायदा नहीं है, बहुत फायदा है। युवाओं को रोजगार मिलेगा और तरक्की होगी। हमारी जो जमीन खंडर पड़ी थी यहाँ, तो आज हमारे मौज आ रही है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। पहले चरण को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत लगभग 11,200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से विकसित किया गया है। प्रारंभिक चरण में हवाई अड्डे की यात्री संचालन क्षमता 1 करोड़ 20 लाख यात्री प्रति वर्ष होगी, जो हवाई अड्डे के पूर्ण विकसित होने तक 7 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हो जाएगी। इसमें 3,900 मीटर लंबा रनवे है, जो बड़े आकार के विमानों के संचालन में सक्षम है। इसके साथ ही इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम और उन्नत एयरफील्ड लाइटिंग सहित आधुनिक नेविगेशन सिस्टम है, जो हर मौसम में दिन रात संचालन में कुशल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एक सुदृढ़ कार्गो प्रणाली भी शामिल है, जिसमें एक मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक जोन शामिल हैं। कार्गो सुविधा को प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक माल ढुलाई के लिए तैयार किया गया है, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है और इसमें 40 एकड़ का एक समर्पित रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा क्षेत्र भी शामिल है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यमुना एक्सप्रेसवे से रणनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, जिसे रेल, सड़क, मेट्रो और क्षेत्रीय परिवहन प्रणालियों के साथ विकसित किया गया है, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई के लिए कुशल कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। यह दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आगरा के साथ ही आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को बेहतर समन्वय के साथ सुगम और सुरक्षित हवाई यात्रा मुहैया कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो ये दिल्ली एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। ये दोनों हवाई अड्डे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह काम करेंगे, जिससे एयर ट्रैफिक कंजेशन जो है वो कम होगा, यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी और कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भारत की गिनती दुनिया के सबसे बड़े एविएशन हब्स में की जाएगी। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, जेवर। केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी के आवंटन में 20% की वृद्धि की है। इस्पात और वाहन क्षेत्र सहित अन्य औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब कुल कोटा बढ़कर 70% के स्तर पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में निर्देश दिए हैं कि इस अतिरिक्त आपूर्ति में इस्पात, वाहन, कपड़ा, रंग, रसायन और प्लास्टिक जैसे श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता दी जाए। ये क्षेत्र अन्य आवश्यक उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं। मित्तल ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि अभी तक वाणिज्यिक गैस का आवंटन संकट पूर्व के स्तर का 50% ही दिया जा रहा था, जिसमें अब 20% की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव है। इस बढ़ोतरी के बाद गैर घरेलू एलपीजी की कुल आपूर्ति अब संकट शुरू होने से पहले वाली मांग के 70% तक पहुंच जाएगी। और आइए अब खबरें देख लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई जनादेश 2026 में। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। चुनावी अभियान के तहत वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में राज्य सरकार के खिलाफ एक विस्तृत चार्जशीट जारी करेंगे। इस आरोप पत्र में पिछले कई वर्षों के दौरान टीएमसी सरकार में हुए कथित भ्रष्टाचार, शासन की विफलताओं और कानून व्यवस्था से जुड़ी गंभीर चिंताओं का ब्यौरा हो सकता है। आपको बता दें कि बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी।
तो गृह मंत्री अमित शाह का आज कोलकाता में दौरा है और इसके अलावा रुक करते अगली खबर का तो आपको बताएं कि असम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम पहुंचकर पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में जोरदार चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह चुनावी सभा और विशाल रोड शो में भी भाग लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मतदाताओं से संवाद करेंगे। ये रोड शो आर्य विद्यापीठ मैदान से शुरू होकर इलाके के प्रमुख स्थानों से गुजरेगा। इसके बाद वो पार्टी के राज्य कार्यालय के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस को कई झटके लगे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं कि पार्टी की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ रही है। असम में सत्ता की वापसी का दम भर रही कांग्रेस के हालात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की शुरुआत से पहले से ही कांग्रेस को जो झटके लगने के सिलसिले शुरू हुए वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल हुए तो राज्य कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस के नौगांव से सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और अब दिसपुर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रद्युत बोरदोलोई की चुनावी बैठकों में उमड़ रही भीड़ से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेता चाहे अपनी सीट बदलें या पार्टी, कार्यकर्ता और समर्थक अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन आम जनता के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस पार्टी के दशकों के वफादारों का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। पिछले 2-3 सालों से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे जानबूझकर नेतृत्व ने एक आइसोलेशन में ले गया था। असम में जब पीसीसी प्रेसिडेंट बन गया गौरव गोगोई जी, मुझे घुटन होने लगा क्योंकि देयर वाज अ ट्रस्ट डेफिसिट, विश्वास का माहौल नहीं रहा। हमको हमेशा शक करने लगा और सबसे बड़ा बात यह है कि मुझे ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। बतौर प्रद्युत बोरदोलोई अपमान और उपेक्षा वो प्रमुख कारण रहा जिसकी वजह से उन्हें कांग्रेस का 30 साल का साथ छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बोरदोलोई कांग्रेस में 2 बार सांसद, 4 बार विधायक और कई बार पूर्व मंत्री रह चुके हैं, लेकिन आखिरकार उन्होंने पार्टी के साथ अपना जुड़ाव खत्म कर लिया। इसके अलावा भी असम कांग्रेस के कई नेता पार्टी नेतृत्व द्वारा सुनवाई न होने और गौरव गोगोई की कार्यप्रणाली से नाराज थे और दशकों बाद उन्होंने कांग्रेस से किनारा किया है। अपने बल पर, अपने मेरिट पर मैं कांग्रेस में मैं ऊपर आया, लेकिन सम्मान तो बहुत बड़ा चीज़ है। आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुंचा है तो आप नहीं रह पाते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ करते रहे लोग, तो मुझे बहुत घुटन सा होने शुरू कर दिया। तो बाद में जो क्रिमिनल को वो पन्ना देने शुरू किया गौरव गोगोई जी ने, तब मैंने तय कर लिया कि मैं इस दल में नहीं रह सकता। चुनाव पूर्व कई कद्दावर कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने और अब भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में होने से जहां कांग्रेस चुनावी रण में और कमजोर स्थिति में दिखती है, वहीं कुछ बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं ने चुनावी दंगल को और दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस से आए नेताओं में प्रद्युत बोरदोलोई दिसपुर, भूपेन बोरा बिहुपुरिया, शशिकांत दास राहा, कामलख्या डे पुरकायस्थ काटीगोरा विधानसभा सीट से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भाजपा में शामिल हुए हैं। पीसीसी अध्यक्ष से लेकर पूर्व मंत्री तक। निश्चित तौर से इन प्रत्याशियों का, इन नेताओं का भाजपा में आना आने वाले समय में ये तय करेगा कि किस तरीके से सूबे की राजनीति होती है और निश्चित तौर से ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता क्या जनादेश देती है। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, गुवाहाटी। असम से चलते हैं केरलम। केरलम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर इन दिनों बेहद व्यस्त हैं। उन पर न केवल अपनी सीट पर विजय पताका फहराने की जिम्मेदारी है, बल्कि उन्हें पार्टी का चुनाव प्रबंधन भी संभालना है। क्या है केरलम में भाजपा का मास्टर प्लान? कैसे भाजपा इस विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को एक बड़ी चुनौती दे रही है? इन सभी पर राजीव चंद्रशेखर से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। आपको सुनवाते हैं। इस समय हम राजीव चंद्रशेखर जी के साथ हैं और आपको बता दें कि किस तरीके से केरल का जो विधानसभा चुनाव है अलग है
डोर टू डोर जो कैंपेन है वो लगातार जारी है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाया जाए और कोई तामझाम नहीं रहता, सीधे जनता के बीच में जाते हैं। राजीव जी, ये बताइए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का कैसा आप देख रहे हैं, खासतौर से केरलम के अंदर, क्योंकि हमेशा से दो पार्टियों की सरकार रहती है, यूडीएफ एलडीएफ। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मौका है? नहीं, देखिए, लोग तंग आ चुके हैं क्योंकि इनका जो पिंग पोंग चल रहा था इतने सालों से, और स्टेट का जो हालत है आज, सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा जॉबलेसनेस, और कुछ भी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। जो भी डेवलपमेंट हो रहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा हो रहा है, और लोग चाहते हैं एक बदलाव, और वो बदलाव हम बीजेपी एनडीए ला सकते हैं। पहली बार लोगों में एक आत्मविश्वास आया है कि बीजेपी एनडीए का सरकार आ सकता है, और हम सबसे मिल रहे हैं। और विकास का जो राजनीति है, नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के बारे में कहा है, सबको बता रहे हैं, सबको बोल रहे हैं, और उनके सपोर्ट मांग रहे हैं। देखते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत बड़ा बदलाव केरल में इस इलेक्शन में आएगा। अच्छा, आप सर आपकी कैंपेन की शुरुआत सर कैसे रहती है? आप यहाँ आप देखें कि मस्जिद है, वहाँ पर पहुँचे हैं आप? नहीं, देखिए, हमारा जो विकास का जो मैसेज है हर मलयाली के सामने हम रखते हैं। जो भी हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई हो या हिंदू हो, सभी के घर जाते हैं, सभी को मिलते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 12 साल उन्होंने काम किया है सबके लिए, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, उसके बारे में चर्चा होता है। और हम कहते हैं कि हमें एक अवसर दीजिए, हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बहुत बड़ी उन्नति ला सकते हैं, विकास की राजनीति यहाँ पर लाएंगे अगर हम आप हमें एक अवसर देंगे। सर, कौन कौन से मुद्दे आप देखते हैं इस बार केरलम के चुनावों में? विकास, 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 जॉब्स, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब बड़े मुद्दे हैं जो 10-20 साल से यहाँ पर मौजूद नहीं है। और हमारे बच्चे, यहाँ के बच्चे अच्छे एजुकेशन चाहते हैं। हमारी बहनें और माँ यहाँ पे एक एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, और बहुत कुछ यहाँ पे करना है जो 10-20 साल से नहीं हुआ है, और करने के लिए बहुत कुछ है। कांग्रेस पार्टी सर आपके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगा रही है कि जो चुनाव आयोग से कई सारी जानकारियां आप लोगों ने, इस तरह के आरोप लगा। देखिए, वो 18 साल से कांग्रेस पार्टी ट्राई करते आ रहे हैं कि मुझे किसी तरह से वो कुचलें, क्योंकि मैंने ही 2G स्कैम बाहर रखा था, और तब से 2008-9 से वो मेरे हर इलेक्शन में कुछ न कुछ अड़ंगे डालने की कोशिश करते हैं। हर बार वो फेल होते हैं। 24 में भी यही इश्यूज़ यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन में वो उठाए थे, और वहाँ पे भी वो हारे थे। और देखिए, ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने वाली पॉलिटिक्स है। हम डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग में से नहीं हैं, हम कोई उनसे डरने वाले लोग नहीं हैं। उनको यहाँ से हटाना ही है, उनके पॉलिटिक्स को यहाँ से मिटाना है, ये हमारा गोल है, और हम सब पार्टी एकजुट के उसको हम करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजीव चंद्रशेखर जी, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ उम्मीदवार भी हैं, और उनका स्पष्ट ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर जो आरोप लगा रही है वो कोई नए नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर लगा चुकी है, लेकिन इस बार वो आश्वास देखे कि पार्टी केरलम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज़, केरलम। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना,
मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध रहा है। वंदे मातरम में वर्णित खेत, नदियां और शक्ति भारत की प्राकृतिक वैभव और प्रचुर संसाधनों को दर्शाते हैं और यही बात तिरंगे का हरा रंग और केसरिया भी बताता है। तिरंगे के शुरुआती स्वरूपों में वंदे मातरम अंकित था और राष्ट्रवादी कला में मां भारती को तिरंगे की साड़ी में दर्शाया गया। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने से पहले से ही दोनों स्वतंत्रता की लड़ाई और मातृभूमि के गहरे जुड़ाव के प्रतीक रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आपस में अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने जहां भावनात्मक और आध्यात्मिक आधार प्रदान किया, वहीं उस दौर में विकसित होता तिरंगा दृश्य प्रतीक बना। दोनों ही स्वतंत्र भारत के लिए चले और संघर्ष में एक साथ उभरे। वंदे मातरम और तिरंगा अलग अलग समय में बने, लेकिन उनकी भावना एक थी, राष्ट्रवाद की। वे भारत की उस पहचान से जन्मे हैं जहां राष्ट्र को एक सभ्यतागत शक्ति माना जाता है। भारत में राष्ट्र को मां या मातृभूमि के रूप में देखा जाता है, जो यूरोप के फादरलैंड के विचार से अलग है। वंदे मातरम और तिरंगा की यह भावना हमें राष्ट्र के प्रति समर्पण और निष्ठा, राष्ट्र के संसाधन और राष्ट्र की रक्षा के लिए साहस और वीरता का पाठ सिखाती है। और यही विचार वंदे मातरम और तिरंगे की आत्मा है। वंदे मातरम में मातृभूमि को मां भारती के रूप में पूजा गया है, जिसमें नदियां, खेत और प्राकृतिक सौंदर्य सब मां का ही रूप हैं, जो देश की आत्मा और शक्ति हैं। वहीं तिरंगा इन प्राकृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों यानी शक्ति, शांति और उर्वरता को रंगों और धर्म चक्र के माध्यम से सार्वभौमिक रूप में प्रस्तुत करता है। वंदे मातरम मातृभूमि की रक्षा करने वाली शक्ति, साहस और पराक्रम का गुणगान करता है। यही भावना तिरंगे के केसरिया रंग में निहित है, जो त्याग, वीरता और राष्ट्र के लिए समर्पण का प्रतीक है और जो स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम के उद्घोष से प्रेरित था। वंदे मातरम गीत मातृत्व की भावना, प्रेम और मातृभूमि के प्रति समर्पण का आह्वान करता है, जो शांति और सत्य की नींव है। इसके साथ ही इस गीत में नदियों और प्रवाहित जल का उल्लेख जिस पवित्रता और निरंतरता के स्रोत के रूप में किया गया है, वो पूरे देश को एक सूत्र में बांधते हैं। और यह इस राष्ट्र की 5000 वर्षों से चली आ रही सभ्यतागत निरंतरता को दर्शाता है। वहीं तिरंगे का श्वेत रंग भी सत्य और शांति का प्रतीक है।
ये वो मूल्य हैं जो नदियों की तरह प्रवाहित होकर विविध क्षेत्रों और समुदायों को जोड़ते हैं और विविधता में एकता को पोषित करते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में स्थित धर्म चक्र धर्म, न्याय और सतत गतिशीलता और लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक है, जो वंदे मातरम के माध्यम से देश के आध्यात्मिक और नैतिक आधार को दर्शाता है। वंदे मातरम में मातृभूमि को उपजाऊ फसलों और हरियाली से सुसज्जित बताया गया है, जो समृद्धि और जीवन निर्वाह का प्रतीक है। ठीक यही भावना तिरंगे के हरे रंग में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, जो कृषि, विकास और जीवनदायिनी भारत माता का प्रतीक है। ये दोनों प्रतीक हमें याद दिलाते हैं कि अपनी सभ्यतागत शक्ति और मूल्यों के साथ भारत को फिर से वैश्विक मंच पर उसका उचित स्थान दिलाना हमारा कर्तव्य है। इस तरह वंदे मातरम शब्दों के माध्यम से और तिरंगा रंगों और प्रतीकों के माध्यम से भारत माता की वही एकात्म और दिव्य छवि प्रस्तुत करते हैं, जो प्रकृति से पोषित, बलिदान से सुरक्षित और शक्ति से परिपूर्ण है। और इस तरह राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज मिलकर भारत के गौरव और एकता के प्रतीक बन जाते हैं। रुक करते अगली खबर का। नेपाल में नई सरकार बनते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री बालेन के नेतृत्व में बनी सरकार ने शपथ लेने के 24 घंटे के भीतर ही बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई जेनजी प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मौत के मामले में की गई है। जानकारी के मुताबिक बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही जांच आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया गया था और इसी के आधार पर ये गिरफ्तारी की गई। रिपोर्ट में कहा गया था कि प्रदर्शन के दौरान निहत्थे छात्रों पर गोली चलाई गई, जिसके चलते कई छात्रों की मौत हुई। खेल की खबरों में आज से आईपीएल का रोमांच शुरू होने जा रहा है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के 19वें संस्करण की शुरुआत होगी। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के आगाज से पहले क्रिकेट जगत में एक बार फिर रोमांच चरम पर है। हर साल की तरह इस बार भी खिताब की जंग बेहद कड़ी होने की उम्मीद है, जहां अनुभवी सितारों के साथ साथ युवा खिलाड़ी भी अपनी छाप छोड़ने को तैयार हैं। पहले मैच में गत चैंपियन आरसीबी का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।